नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है सफलतापूर्वक हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन। जिन बच्चों का एग्ज़ाम आज की सेकेंड शिफ्ट में है उनके लिए यह क्लास रामबाण है, और जिनका एग्ज़ाम कल और परसों है उनके लिए भी यह क्लास रामबाण है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम का लेवल, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम आज था वो लोग जो है क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जो है आपको क्लास की नोट्स और PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो था 120 मिनट का था, यानी 2 घंटे का था, लेकिन जो है आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे। एग्ज़ाम में जो है आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा OMR सीट भरने के लिए दिए गए थे। आपका एग्ज़ाम जो है 300 नंबर का था। 150 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 150 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न जो है 2 अंकों का था। कितने अंकों का था? 2 अंकों का। एग्ज़ाम में आपको केवल काला और नीला बॉल पेन यूज करना था, ठीक है। जेल पेन यूज करने की अनुमति नहीं थी। और जो है आप लोगों को कुछ निर्देश दिए गए थे जो कि आपको पेपर के ऊपर दिख जाएंगे, ठीक है। उसमें लिखा था कि जो आपको OMR सीट मिली है उसका क्रमांक और जो पेपर है उसका क्रमांक एक समान होना चाहिए। यदि आपका नहीं है तो आप लोग क्लास टीचर से बोलकर उस पेपर को, उस सीट को बदला लेना, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर में जो है परीक्षा केंद्र कोड और रोल नंबर और प्रश्न पत्रिका यानी कि प्रश्न पुस्तिका नंबर लिखना था, ठीक है। ये सभी कुछ जो है निर्देश थे, ये आप लोग क्वेश्चन पेपर में पढ़ लेना। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला ये सब निर्देश हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का है, हिंदी से स्टार्ट है। ये अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? सलिल है, रूपा है, चाह है या सास्य है? अनाज का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो पहले का सही जवाब हो जाता है अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सास्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सास्य। सास्य का अर्थ होता है अनाज या फसल। अन्य विकल्प जैसे आपका हो गया सलिल, क्या हो गया? सलिल हो गया। सलिल का मतलब होता है पानी। रूपा का मतलब होता है चांदी या सुंदर। रूपा का मतलब चांदी या सुंदर। और चाह का मतलब क्या होता है? और चाह का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनाज का पर्यायवाची सास्य हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कहा या आवत या हावत या वत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कहावत शब्द में जो है प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो आवत है। क्या है? आवत है। कहना मूल क्रिया में आवत प्रत्यय जोड़ने से कहावत बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कहावत, ठीक है। कितने बच्चों ने इसका सही जवाब देकर आए हैं कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, भय, क्रोध या उत्साह। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो 3 का सही जवाब हो जाता है अद्भुत का स्थायी रस जो होता है वो होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विस्मय, ठीक है। विस्मय बिल्कुल सही जवाब है। और भय जो होता है वो भयानक रस का होता है। भय किसका होता है? भय होता है भयानक रस का। क्रोध जो होता है वो रौद्र रस का होता है।
क्रोध जो होता है वो रौद्र रस का होता है, उत्साह जो होता है वीर रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह जो है वीर रस का होता है, क्रोध जो होता है वो रौद्र रस का होता है, और भय जो होता है वो भयानक रस का होता है। और अद्भुत रस का क्या होगा? विस्मय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित वाक्य में सही मुहावरा है। निम्नलिखित वाक्य में सही मुहावरा है, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करने का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है मखमली जूते मारना। क्या हो जाता है? मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारने मुहावरे का अर्थ होता है मधुर या मीठी बातों से किसी को लज्जित या अपमानित करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार पूछा है और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अर्थालंकार में से कौन सा है? रूपक, श्लेष, यमक या अनुप्रास। अर्थालंकार इसमें से कौन सा है? तो रूपक जो है ये अर्थालंकार है। रूपक बिल्कुल सही जवाब है, अर्थालंकार है। रूपक क्या है? अर्थालंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद मिटाकर एक कर दिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है श्लेष, यमक और अनुप्रास। ये तीनों शब्द अलंकार के भेद हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, श्लेष, यमक, अनुप्रास ये तीनों क्या हैं? ये तीनों शब्द अलंकार हैं। कौन सा अलंकार हैं? और रूपक अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार जो है ये वाला है। ये मतलब रूपक जो है, रूपक क्या है? अर्थालंकार है। रूपक क्या है? अर्थालंकार है। और ये तीनों क्या हैं? ये शब्दालंकार हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य, मिश्रवाच्य, कर्मवाच्य या कृतवाच्य। तो 6 का सही जवाब हो जाता है, 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कृतवाच्य। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है तब वहाँ पर कृतवाच्य होता है। क्या होता है? कृतवाच्य होता है। वाक्य में जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलते हैं तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवयव का भेद नहीं है? अवयव का भेद नहीं है, तो ये नहीं शब्द आप लोगों को देखना है कि अवयव का भेद कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है परिणाम बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है संबोधक, ऑप्शन डी है विस्मय बोधक। तो 7 का सही जवाब हो जाता है परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। अवयव का भेद जो है परिणाम बोधक नहीं है। क्या नहीं है? परिणाम बोधक। परिणाम बोधक विशेषण का एक भेद होता है। किसका भेद होता है? विशेषण का एक भेद होता है, अवयव का नहीं। अवयव का नहीं, क्रिया विशेषण, संबोधक और विस्मय बोधक अवयव के भेद हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण, संबोधक और विस्मय बोधक जो हैं ये अवयव के क्या होते हैं? भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनिए। ठीक है, गिरी निकाली गिरी, यान गहरी यान। तो 8 का सही जवाब हो जाता है गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही जो है वो एक का मतलब होता है गिरी, एक का मतलब होता है निकली। ठीक है, क्या होगा? गिरी, निकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर और या हो जाता है यान या गहरी। ठीक है, यान या गहरी हो जाता है। लेकिन हिंदी में जो है गाड़ी का अर्थ होता है यान। क्या होता है? यान और सवारी, और गाड़ी का ये मतलब होता है गहरी यानी कि घना। क्या हो जाता है? घना। सही उत्तर जो होगा, सबसे सही उत्तर जो हो जाएगा ये यान और गहरी। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, यान और गहरी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? मृदुलता, आरत, मार्दव या आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? तो 9 का सही जवाब जाता है
आर्जव। आर्जव जो है वो कौटिल्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आर्जव। आर्जव जो है वो कौटिल्य का विलोम शब्द होता है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता या टेढ़ापन होता है, जबकि आर्जव का अर्थ होता है सीधापन या सरलता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। परि, प्रति, प्रा या पारा, ये मतलब परा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर, कौन सा सही हो जाता है 10 का सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रति। प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्रति। प्रतिकूल में प्रति। कूल जो है मूल शब्द में प्रति उपसर्ग लगाने से प्रतिकूल बनता है। क्या बना है, प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 11। बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास है कौन सा। बैलगाड़ी में कौन सा समास है। अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो इसका सही जवाब हो जाता है तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह बैल की गाड़ी या बैल के से चलने वाली गाड़ी होता है, जो कि संबंध या कर्ण तत्पुरुष के समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12 कि 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे। 1992 के व्यास पुरस्कार विजेता कौन थे। ऑप्शन ए हैं शब्बे यादव, ऑप्शन बी हैं कुंवर नारायण, ऑप्शन सी हैं रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो 12 का सही जवाब हो जाता है। 12 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास कृति भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए वर्ष 1991 में पहला व्यास सम्मान मिला था। 1992 का दूसरा व्यास सम्मान जो है शिव प्रसाद सिंह को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए दिया गया था। ठीक है, अतः आधिकारिक रूप से जो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जो है बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1992 में जो है 1992 में जो किसको मिला था, ये डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को मिला था। ठीक है, लेकिन सबसे पहला पूछे पहला 1991 में रामविलास को दिया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा कि 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो 1992 में दूसरा व्यास पुरस्कार मिला था शिव प्रसाद सिंह को मिला था। किसको, शिव प्रसाद सिंह को। तो 1992 में शिव प्रकाश सिंह को ये दूसरा था, पहले नंबर वाला रामविलास जी को था। ठीक है, तो 1992 पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। परि शब्द में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ क्या हो जाए, छोड़ना हो जाए। क्या हो जाए, छोड़ना हो जाए। जन, ताप, तोष, हार। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। जन, ताप, तोष या हार। तो 13 का सही जवाब है परि उपसर्ग में जो है, परि उपसर्ग में जो है हार शब्द कौन सा जोड़ें, हार शब्द यदि जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो उसका अर्थ हो जाएगा परिहार। और परिहार शब्द जिसका अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना। तो हार शब्द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब है। डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 13 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है, अनिव्रत होता है, ऐच्छिक होता है। भैया जिसे टाला ना जा सके, तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा जिसे टाला ना जा सके। तो ये होता है अनिवार्य। क्या होता है, अनिवार्य। जिसे टाला ना जा सके होता है अनिवार्य। क्या होता है, अनिवार्य। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। जिसे टाला ना जा सके, बहुत जरूरी हो, उसे अनिवार्य या अटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनिवार्य या अटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मा, ठा, खा, चा
निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण। अच्छा, घोष वर्ण होता क्या है? प्रत्येक वर्ण वर्ग का क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है घोष या सघोष होता है। टा वर्ग का तीसरा वर्ण डा है, इसलिए यह घोष वर्ण है। म, ख, च अघोष या अन्य श्रेणियों में आते हैं। ठीक है, अन्य श्रेणियों में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डा जो है वो क्या है? घोष है। डा, डा कहाँ गया? डा, डा के स्थान पे हो जाएगा डा। बी का डा सही है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ठा, ठा हो जाएगा। ठीक है, डा ठा सब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, संप्रदाय कारक है, आपादान कारक है या संबंध? निम्नलिखित में छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी, तो छत से ईंट गिरी में जो कारक होता है वो अपादान होता है। जहाँ किसी वस्तु का किसी स्थान या चीज़ से अलग होने का भाव हो, उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। अलग हो रहा है इसलिए अपादान कारक है। ठीक है, अपादान। तो छत से ईंट गिरी अलग हो रही ना, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? नाम बोधक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, प्रेरणार्थ क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो 17 का सही जवाब हो जाता है। 17 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया बिल्कुल सही जवाब है। सहायक क्रिया बिल्कुल सही जवाब है। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया के काल और अर्थ को पूरा करने में सहायता करती है। ठीक है, जैसे रहा है, था, गा, ये सब होता है। तो सहायक क्रिया बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब ये जो है 18 से 22 जो क्वेश्चन होगा ये गद्यांश का होगा। क्या होगा? गद्यांश दिया है, उसको गद्यांश को करना होता है। ठीक, 18 से 22 नंबर तक क्वेश्चन। तो पहले गद्यांश पढ़ेंगे। कह रहा है, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित किया या पराजित कर दिया। इस शक्ति की शुद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी है कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शास्त्र निर्माण के स्थान पर देश विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रुओं देशों की अधिकांश जनता जो है संपत्ति, क्या है? संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाता है या हो जाएगा। अतः इस दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो आवश्यक ही हो जाएगा। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। शास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई है उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भयंकर कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है, मतलब ये आपका हो गया है गद्यांश। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था? तो इसका अनुभव जो सबसे पहले हुआ था ये जापान में हुई भयंकर विनाशकारी, किससे हुआ था?
जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से, यह जापान की अजय शक्ति की पराजय से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जापान में हुई भयंकर विनाशकारी से जो है इसका जो है इस शक्ति का पता चला था, अनुभव हुआ था कितनी शक्ति होती है एटम बम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार द्वितीय महाद्वीप एटम बम की शक्ति को कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर भयंकर विनाश कर दिया था। जापान की अजय शक्ति, ठीक है, तो आप जापान की अजय शक्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, डी सही है। भयंकर विनाश नहीं, यहाँ पर जापान की अजय शक्ति थी उसको पराजय में कर दिया था, तो ये पता चल गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बन रहे हैं, सशस्त्र क्यों बना रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बना रहे हैं। तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक भय के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पारस्परिक भय के कारण। गद्यांश की पंक्तियों के अनुसार देश में एक दूसरे को पराजित करने और आपसी सुरक्षा या भय के कारण हथियारों के निर्माण की होड़ मची है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि दोनों देशों में महामारी और भुखमरी फैल जाती है। ठीक है, और दोनों देशों की सेनाएं इन युद्धों में मारी जाती हैं। सी है, दोनों देशों के सशस्त्र इन युद्धों में समाप्त हो जाते हैं। डी है, अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो 20 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, बी नंबर है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति, सी नंबर है आतंक और सर्वनाश का भय, डी नंबर विश्व में सशस्त्रों की होड़। तो 21 का सही जवाब हो जाता है, 21 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, निशस्त्रीकरण व विश्व शांति। लेखक अंत में वर्तमान शस्त्रों यानी कि सशस्त्रों की होड़ पर चिंता जताते हुए परीक्षणों की रोकथाम और निशस्त्रीकरण की योजना पर बल दे रहा है ताकि विश्व विनाश से बच सके। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। 22 नंबर है कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी। तो 22 का सही जवाब हो जाता है, 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर है जापान के विनाश ने। किसने, जापान के विनाश ने। ऑप्शन नंबर ये सही है, जापान के विनाश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में, उभय लिंग में, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में। अपवाद को छोड़कर तो ये पुल्लिंग होते हैं। हिंदी और वर्णमाला के अधिकांश अक्षर जो पुल्लिंग होते हैं, केवल छोटी ई, बड़ी ई और ऋढ़, ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। छोटी ई, बड़ी ई और ऋढ़, ये ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 8 कनौजियों ने 9 चूहे लोकयुक्ति का अर्थ क्या होता है। 8 कनौजियों 9 चूहे लोकयुक्ति का अर्थ क्या होता है। अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति, मस्त रहना या फांका करना। तो 24 का सही जवाब हो जाता है, 24 का ऑप्शन नंबर ए, अलगाव की स्थिति। इस लोकयुक्ति का अर्थ है जितने लोग उतने बातें या आपस में फूट अलगाव होना। 8 लोगों के लिए 9 चूहे होना, अलगाव की स्थिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 नंबर हो रहा है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। देशज है, संकर है, तत्सम है या तद्भव है। तो तिलक जो ये शब्द है ये तत्सम है, क्या है, तत्सम है। तिलक संस्कृत का मूल शब्द है जो हिंदी में बिना किसी बदलाव का प्रयोग होता है, इसलिए इसे तत्सम है। इसका तद्भव टीका होता है। 26 नंबर, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। नीरद,
निर्मल, पंकित या नीरज। तो 26 का सही जवाब हो जाता है 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। निर्मल का अर्थ होता है साफ या स्वच्छ, नीरज का मतलब होता है कमल, नील का मतलब होता है पानी के अर्थ अलग अलग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर निर्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बैरो छंद है विषमात्रिक छंद, अर्ध विषमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या अर्ध सममात्रिक छंद। बैरो छंद है तो 27 का सही जवाब हो जाता है अर्ध सममात्रिक छंद बैरो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने जो है यहाँ पर पूरे आपको 28 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी के हम अगली क्लास में क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास बड़ी हो रही है, 25 मिनट क्लास आपकी हो चुकी है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना। जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करें, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पर जो है आपको क्लास की नोट PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, हो सकता है क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर शेयर कर दिया जाए। तो आप लोगों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, जिनका एग्ज़ाम जो है 8 जून की सेकंड शिफ्ट यानी कि आज के सेकंड शिफ्ट में है, 9 की फर्स्ट शिफ्ट में है, 10 की फर्स्ट शिफ्ट में है, 9 की सेकंड शिफ्ट में है और 10 की सेकंड शिफ्ट में है। तो बची हुई 5 शिफ्ट में जिनका एग्जाम, हम सभी को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस क्लास का बेनिफिट आपके दोस्त फ्रेंड भी ले सकें। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो। मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद।